आज हम राजा रवि वर्मा की लाइफ के ऊपर रंग रसिया एक फ़िल्म बनाई है, केतन मेहता उसके डायरेक्टर हैं, उस पर बात करते हैं। अब ये है कि ये मूवी देखने के बाद और पैरेलल बुक पढ़ते हुए मैं इतना कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि अब क्या है कि खाली हम मूवी को देखें, पीस ऑफ आर्ट या एक मेन स्ट्रीम मसाला मूवी, देन वी कैन इजीली डिस्कस ऑन दैट, उस पर आसानी से हम बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनकी लाइफ की जर्नी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग सी पिक्चर बन जाती है। पता चलता है कि मूवी में तो सिर्फ 5% उसका है, 95% फिक्टिशियस है, वो काल्पनिक है पूरा, उसका हकीकत से दूर दूर तक परे है, बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बड़ा ही एक आयरनी है, एकदम आप खुद संशय में हो जाते हो कि आप अब फ़िल्म पे बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा या उनके जीवन पर बात करना ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी हम शुरुआत फ़िल्म से करते हैं, फिर उनके जीवन पर जाते हैं। तो फ़िल्म को देखने में एक चीज़ लगती है कि कोर्ट केस से फ़िल्म शुरू हो रही है। पहले तो ऑक्शन के बारे में बताया गया है फ़िल्म में कि कोई ऑक्शन हो रहा है और बाहर कोई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अंदर आते हैं और वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का जैसे ही ऑक्शन होने वाला होता है तो वो कालिक पोत देते हैं उसके ऊपर। वहाँ से फ़िल्म का फर्स्ट सीन वहीं से खुलती है फिल्म, और उसके बाद वो राजा रवि वर्मा पेंटिंग बना रहे हैं और वहाँ से फ़िल्म टाइटलिंग शुरू होती है, नाम आते हैं, फ़िल्म आगे बढ़ती है और सीधा वहाँ से हमको ले जाते हैं कोर्ट केस के बारे में। तो कोर्ट केस तो उनका आज बताया है और बीच बीच में फ्लैशबैक में उनके पुराने जीवन के बारे में, चाहे वो बचपन का जीवन हो किलीमानूर में जहाँ पर वो पैदा हुए, उनका बचपन बीता, मामा के घर में रहे और उसके बाद वो आगे कहाँ गए। बड़ौदा के महाराज का उल्लेख मैं फ़िल्म में के बारे में बता रहा हूँ। बड़ौदा के महाराज माधव राव का उल्लेख है और उनके भाई जो राज वर्मा उनके साथ रहे, तो उनका और रवि वर्मा का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है फ़िल्म में। फ़िल्म में ये भी बताया गया है कि जब उनका पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जब उनके ऊपर केस दर्ज होता है तब अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय में नीलकांतन पिता के बारे में बताते हैं, माँ उमाम्बा के बारे में बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि वो राजा रवि वर्मा उनका पूरा नाम है। फिर हम उनके पिछले जीवन में जाते हैं तो पता चलता है कि राजा की उपाधि उनको कहाँ दी गई थी। त्रावणकोर के महाराजा ने उनको इनाम मिलने के बाद राजा की उपाधि से नवाजा गया था, ये फ़िल्म है। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ही वो बड़ौदा के बाद बम्बई आ जाते हैं, बम्बई में माधव राव ने उनको बड़ी सी एक कोठी या बंगला प्रोवाइड करवा रखा है जहाँ पर उनकी चित्रशाला भी बनी हुई है और वहाँ पर वो रहते भी हैं। तो वहीं पर ही एक बार मंदिर घूमते घूमते उनको सुगंधा नाम की एक लड़की युवती से परिचय होता है और सुगंधा को वो अपनी मॉडल बनने के लिए कहते हैं। और मॉडल बनने के बाद फ़िल्म में जो हाईलाइट किया गया है कि सुगंधा और राजा रवि वर्मा के बीच में जो प्रेम कथा पनप रही है फ़िल्म के अंदर, फ़िल्म का 70% भाग उसी पर केंद्रित है। हाईलाइट किया गया है कि ये प्रेम कथा के रूप में इस फ़िल्म को जब बाहरी आवरण या इस फ़िल्म से हम बाहर आ जाते हैं तब हमको ये राजा रवि वर्मा से ज़्यादा एक प्रेम कथा भी ज़्यादा नज़र आती है। दुख भरी प्रेम कथा भी कह सकते हो आप, एक ट्रेजिक लव स्टोरी। और ट्रेजिक लव स्टोरी में सुगंधा के भी पक्ष लिया गया है और राजा रवि वर्मा का भी पक्ष लिया गया है। और कोर्ट केस का अंत होता है जहाँ पर सुगंधा अपनी बात कहती है, फिर राजा रवि वर्मा के जीवन में कला होनी चाहिए और एक कलाकार का जीवन कैसे होता है और जीवन में कला हर रूप और हर रंग में प्रकृति में कला है, वो अपना एंड स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं कि भाई राजा रवि वर्मा को बरी किया जाता है, इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो इतने खास नहीं है, कोर्ट उनको बरी करता है। और उसके बाद एक और उनका ट्रैक इसमें चलाया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाली एक महिला का भी उनके प्रति हल्का सा लगाव है। तो और वो बाद में कहती है कि आप सुगंधा के जाने के बाद सुगंधा सुसाइड कर लेती है क्योंकि सुगंधा उनकी सबसे फेवरेट म्यूज़ रही है इस फिल्म में जैसे बताया गया है। तो उसकी पेंटिंग पब्लिक डिस्प्ले में इस हद तक आ गई है कि जब उस समय की बात कर रहे हैं
अर्ली 19th सेंचुरी की, उसमें तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जब आज के टाइम में भी कोई वायरल हो जाता है तो अभी वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी जब हर जगह वो अपनी पोस्टर देख रही है, लोगों को बातें करते हुए देख रही है। तो इसमें बताया है कि वो आत्महत्या कर लेती है सुगंधा, और आत्महत्या करने के बाद राजा रवि वर्मा और डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्होंने पेंटिंग करना बंद कर दिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाली लड़की उनको वापस मोटिवेट करती है। तो फिल्म तो लगभग यहाँ ख़त्म हो जाती है और आपको अपने डिपिक्शन पे छोड़ देती है। फिल्म वहाँ ख़त्म होती है कि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक स्ट्रीट पे एक लड़का राजा रवि वर्मा की एक सेल्फ ये पोर्ट्रेट बना रहा है, म्यूरल म्यूरल कहेंगे आई थिंक उसको, म्यूरल बना रहा है ये स्ट्रीट पर। फिल्म और फिर बताया जाता है कि 1906 में राजा रवि वर्मा की डेथ हो गई और बाद में कई हिस्टोरियंस ने, कई क्रिटिक्स ने उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पेंटर्स के रूप में माना। फिल्म तो इतना ही कहानी कहती है, और फिल्म के देखने के बाद आप सबको क्या ओपिनियन लगे हम उस पर बात कर लेते हैं। फिर राजा रवि वर्मा का वो जीवन जो फिल्म में नहीं बताया गया उस पर हम अलग से बात करें। मेरे साथ भी वही वाली बात हुई करती है कि मूवी तो बस एक वो मसाला और एक कलरफुल और एक पोर्ट्रेट है मूवी नहीं मुझे, और उसके अलावा मैंने इनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। छोटा मोटा जब तो मैं रिजल्ट था वो भी मैंने उसके बारे में पढ़ा। इसकी अगर कोई किताब हम पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा ठीक से बात नहीं करें। अभी मैं मूवी के बारे में तो मैंने अक्सर ही सरस्वती लक्ष्मी इत्यादि की तस्वीरों को नीचे में छोटा सा टेढ़ा सा रवि वर्मा का नाम मैं नोट करती थी, और ये भी सुना था कि राजा रवि वर्मा नाम के एक महाचित्रकार थे। और रंग रसिया मूवी कब आकर चली गई मुझे भी नहीं पता जरा, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे रवि वर्मा के चित्रकारी और इतिहास के बारे में जितना अब जाना मैंने पहले कभी नहीं। फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म के बारे में भारत के प्रमुख चित्रकार के बारे में एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि कलरफुल फिल्म है और किरदारों ने अपनी भूमिका जीवंत तो की है। खासकर सुगंधा के जो चरित्र में, सुगंधा के चरित्र में नंदिनी से बेहद खूबसूरत लगी है। नंदना नंदना से, हाँ, उनको देखकर मुझे लगा कि हाँ शायद सुगंधा ऐसी ही रही होगी, लेकिन रवि वर्मा के रूप में रणदीप हुड्डा मुझे सामान्य लगे। मूवी की शुरुआत में दिखा गया है कि रवि वर्मा के चित्रों की नीलामी हो रही है और बाहर सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं चित्रों की अश्लीलता के खिलाफ, और धर्म के ठेकेदार उनके खिलाफ थे। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में हम मौजूद 100 सालों में कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन सोचों में वहीं के वहीं है। कला और कलाकार, फिल्मों या स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का कितना विरोध इसका प्रमाण है। दरबारी संतोष से बने जिस रवि वर्मा ने हमारे देवी देवताओं को जिंदा और स्वरूप दिया, उन पर फिल्म इतने सालों बाद बनी, ये भी एक आश्चर्य की बात है। केतन मेहता की पिछली कलात्मक फिल्में कुछ मसाला हो या बबली हो गई या मायन साहब की तरह, ये फिल्म मुझे कुछ दर्जन तो कहीं से भी नहीं लगी। टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ों में फिल्माई सी लगी। रणदीप हुड्डा की सपाट लगे, एक महान चित्रकार का या कलाकार का ऑरा उनके रूप को छूता हुआ भी नहीं दिखता है। फिल्म का दूसरे जिसमें पत्नी की स्त्री उनको हाथ जोड़कर कहती है कि आप हमारे भगवान को कहाँ ले आए, वरना हमारा तो मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को देखना ही निषिद्ध था। ऊंच नीच की पराकाष्ठा को दर्शा गया है। फिर भी केतन मेहता धन्यवाद के बावजूद हैं जिन्होंने आज की पीढ़ी को राजा रवि वर्मा से परिचय करवाया। फिल्म में कुछ अधूरा अधूरा सा लगता रहा, जैसे उनकी पत्नी का क्या हुआ, उनके माता पिता जिनका कहने पड़ा उनके मामा चित्रकार थे और माँ शायद गायिका थी। सिनेमा समाज भी शायद राजा रवि वर्मा का नहीं रहे, क्योंकि दादा साहब फाल्के को भी उन्होंने अपना समर्थन और सहारा दिया है। मुझे लगता है कि इस महान कलाकार के ऊपर फिर से एक और फिल्म बननी चाहिए। काफी बातें हैं। मैंने पहले काफ़ी कुछ पढ़ा इनके बारे में। पहले तो जब मेरी एलपीजी से बात हुई थी तो मैं रवि वर्मा जी को जानती
एज अ एडमिक लाइफ में जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा करवाना होता है। और फिक्शन वगैरह, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पढ़ी, लेकिन किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना अपने आप ही फर्स्ट टाइम पढ़ा है। जब सर अनिमेश जी ने मुझे बताया उसके बाद थोड़ा सर्च किया, उसी दिन नेक्स्ट डे के कहने पर मैंने बुकलेट टाइप फॉर्म में मंगवा लेती थी, क्योंकि ये तो इनके इसके अंदर इन पेंटिंग्स का काफ़ी दिया हुआ है, कौन से पेंटिंग्स बनाए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। फिर मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया तो कुछ पीडीएफ्स मिल गए थे। फिर मैंने कहा मैं मूवी से कनेक्ट जब भी कर पाऊँगी जब मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा होगा, वरना एक आर्ट फॉर्म को हम देख ले भली पर कनेक्शन नहीं कर सकते। मेरे रवि वर्मा कौन थे, जब मूवी देखी और पढ़ा, हालांकि मूवी और उनकी रियल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन कुछ जो चीज़ें दिखाई है वो उनके रियल लाइफ में होती है। जैसे जब वो कहते हैं कि मेरी जो ये चित्र है, जो उनको बड़ौदा के महाराजा उनको कहते हैं प्रदर्शनी लगाने का चित्रों में, तो वो कहते हैं मेरे को आम लोगों को भी देखना है, कॉमन मैन भी देखना वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और एक यहाँ परेश रावल जो बोलते हैं जब वो प्रेस ओपन करते हैं, परेश रावल जो जिसने दिखाया एक व्यापार एक सेठ गोवर्धन दास, वो पैसे लगा रहे, वो कह रहे इस देश में धर्म से ज्यादा कोई चीज नहीं बिक सकती। ये अपने आप में एक सटायर को कि भाई आप इस चीज का वो कैसे इस्तेमाल करते हो, और एक मशीनरी युग आने से जो उनकी ओरिजिनल वर्क है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। ये भी कोट किया हुआ है, मशीनरीकरण आ गया और उसके बाद जो उनके काम का हाश होने लग गया, एक्चुअल में भी हुआ क्या उनकी लाइफ में ये मशीनीकरण से उनकी पिक्चर्स जगह जगह प्रेस में कॉपी पेस्ट होने लग गए थे एक्चुअल लाइफ में। और जहाँ पे ये जहाँ वो सारे पिक्चर्स वहाँ लगाए जाते हैं उस महल में आम जनता के लिए, वहाँ एक सीन दिखाया जाता है लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने लोग आए यहाँ देखने कि एग्जीबिशन, ये रियल लाइफ में भी है ये चीज़ कि वो एग्जीबिशन लगाते हैं। जहाँ मैं बड़ौदा के जब राजा कहते हैं 40 पिक्चर्स बनाने, तो जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं, लोग कैसे पता चलेगा कितने लोग आए। एक घड़े में पत्थर होते हैं और एक में खाली रखते हैं ताकि वो जो आ रहे हैं वो एक घड़े से उठा के पता रहे कितने लोगों में इंटरेस्ट है कला को लेकर। और फिर वहाँ पे एक सीन और मूवी में जो दिखाते हैं लोग जो है वो पिक्चर देखे, क्योंकि इससे पहले जो है रामायण महाभारत को एक पिक्चराइजेशन नहीं मिला, एक पोर्ट्रेट फॉर्म में पिक्चराइजेशन में राम को देखना लोगों को अपने आप में वहाँ पूजने लगते हैं, क्योंकि मंदिरों में उस समय के टाइम में जो निम्नतर लोग थे उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, मंदिर के आसपास में सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने दिया जाता। तो उन आम जन के पास एक भक्ति के लिए, एक साधना के लिए एक इमेज आ गई कि वो अपने इसको पूज पा रहे, तो वो भी अपने आप में एक चीज़ के उस टाइम पीरियड का जो सोसाइटी था किस तरह का था। और जो है इनके एक्चुअल लाइफ में तो कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे। फिर इनका वो जो पोर्ट्रेट, क्योंकि एक आर्टिस्ट को और एक जो सीन दिखा रहे थे उनको कहते हैं कि मेरे को जो है कल्पना चाहिए और कल्पना के लिए मुझे भ्रमण करना पड़ेगा पूरा, ये भी उनके रियल लाइफ में भी है। जब वो पिक्चर का कहते हैं बड़ौदा के महाराजा, तो वो घूमते हैं पूरे भारत को जगह जगह रखे घूमते, और फिर मंदिरों की जब वो मूर्तियाँ देखते हैं जो यहाँ पे मूवी में जोड़ा गया तस्वीर था, जबकि उनको जो प्रेरणा मिली वो मंदिरों में वो मूर्तियाँ जो बनी थी प्राचीन समय से, जो एंशिएंट टाइम से जो हमारे मंदिरों का कल्चर है आर्किटेक्ट, वहाँ से उन्हें एक कल्पना मिली। फिर उन्होंने उस कल्पना को अपनी जो प्रिय सी को बताते, इस तरह से स्टोरी बताते कि वो भी वहाँ पे। और ठीक है, उन्होंने जो लास्ट में कहा, जैसे अनिमेश जी ने कहा कि ये इनको एक लव स्टोरी फॉर्म में लगा कि ये ट्रेजिक लव स्टोरी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हीरोइन जो चीज़ हुई थी वो ज़्यादा लव एंगल से जुड़ रही थी, जबकि वो तो अपनी कल्पना में खोए गए थे उनके साथ। उन्होंने लास्ट में कोर्ट में कहा भी था कि तुम मेरी कल्पना हो, उनको उससे पहले कोर्ट में जाने से पहले जब वो गुस्सा हो रही होती कि तुम तो मेरी कल्पना के अंदर हो, रियलिटी में नहीं। वो अपनी कल्पना के फॉर्म में उससे, और लास्ट में कोर्ट में भी कहते हैं उनकी आंखों में मुझे एक देवी की झलक दिखी मंदिर में पहली बार। तो उन्हें तो अपनी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उनकी कल्पना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना कल्पना के वो अपना पोर्ट्रेट, चाहे वो म्यूजिशियन हो चाहे वो डांसर हो, अपनी कल्पना के बिना अपना आर्ट का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मुझे लव का एंगल हीरोइन से ज़्यादा लगा कि उसका लगाव ज़्यादा हो रहा था, उसने बहुत ज़्यादा, और वो तो अपने आर्ट फॉर्म लास्ट में हीरोइन कोर्ट में कह ही देती है एक सच्चे कलाकार,
कोर्ट के अंदर जब वो अपना देती है, ये जो है एक सच्चे कलाकार है, ये अपनी कला से बहुत प्रेम करते हैं और ये कला से प्रेम वाला रियल में उनका एक लेटर भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने, इस समय भी कहा था कि हम कला के प्रेमी और हम आपके चित्रों के प्रेमी और आप अपनी चित्रकला के प्रेमी, ऐसे करके पूरा उन्होंने एक लेटर लिखा है की प्रशंसा में। तो कुछ चीज़ें तो जोड़ी और कुछ मूवी तो कल्पना के बिना बनती नहीं। मुझे बुक पढ़ी थी और फिर मूवी देखा तो कनेक्ट हुई, काफ़ी इंटरेस्ट की और इंटरेस्ट है कि इनके बारे में और जानना चाहिए। और लिथोग्राफी एक टर्म आई थी इसके अंदर, जो लिथोग्राफी प्रेस है वो जो जर्मन प्रेस से उन्होंने, इसमें तो वो जर्मन का वो नकली नोट से, लेकिन नकली नोट जब छप सकता है तो मेरी पेंटिंग को भी मैं कैसे नहीं छाप सकता। तो वो जो जर्मन बंदा होता है उसके साथ वो ऐड होकर वो लाता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी जो होती है वो एक पत्थर पे पहले पेंट करके और उसके थ्रू वो फिर सारे प्रिंटिंग करते हैं। जर्मनी की एक फॉर्म होती है प्रेस में, तो ये लिथोग्राफ वाला भी टर्म है। और दादा भाई फाल्के का उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उनकी प्रेस में काम करते थे, उनका बहुत ज़्यादा लिंक हुआ। मूवी में तो हमें दिखाया है वो थोड़ा बहुत बात की है, लेकिन बुक के अंदर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ इनका इतना कुछ मेंशन नहीं आता है। हाँ, कैमरा मैन वो बाद में सिनेमाटोग्राफी से जुड़े, इनकी प्रेस में काम करते हैं, बस वो मूवी के अंदर ये चीज़ दिखाई। लेकिन ओरिजिनली लाइफ में पढ़ते हैं तो उनका कहीं पे भी कोई कन्वर्सेशन नहीं है इन लोगों का आपस में। बाकी इनका जो है राजनीति में भी इनको इनसे वो भी मिलना आता है। रियल लाइफ में तो गोकुल भाई जो गांधी जी अपनी गुरु मानते हैं वो भी मिलना आता है। तो वो कहते हैं मुझे राजनीति से मुझे कोई प्रेम नहीं। तो एक आर्टिस्ट जो लास्ट में एक जगह कहते हैं एक आर्टिस्ट जो है उसको बंधनों से मुक्त रखना चाहिए। और मुझे भी एक क्वेश्चन खड़ा करती है कि क्या कला का मशीनीकरण होना कितना उपयोगी है। जैसे आज AI आती है, AI से अभी वो सैयारा अगर किशोर राखी आवाज़ में कहीं एक दो जगह तो मिले, वो सोच रहे सैयारा पुराना सॉन्ग है, अरे वो AI ने बनाया। हम अगर किशोर राखी आवाज़ सुने और AI वाली सुने तो बहुत डिफरेंस है। लेकिन अभी वाले लोग कई जने कह रहे हैं उनकी आवाज़ तो सुनने को मिल रही, तो फिर ओरिजिनल्स की वैल्यू कहाँ जाएगी अगर हम कॉपी को ही इम्पोर्टेंस देने चले गए। मशीनीकरण आना, डेवलपमेंट होना कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस हद तक यूज़ करना ये ज़रूरी है। इसमें इस मूवी में भी एक चीज़ है, प्रेस का यूज़ होके क्या हो गया और जो अपोजिशन होती है वो तो किसी भी बात पे करेगा। प्रेस का यूज़ होने से बिजनेस भी तो मिला, रियल लाइफ में मिलता है। कलाकार मतलब वही लोगों की मेरे माइंड वाली सोच की बात हो गई कि वो खजुराहों की मूर्तियों का तो नहीं देखती, और कोई एक वस्त्र का जैसे अपन चलन कह रहे थे तो वो तो द्रौपदी के ज़माने से था कि चीर हरण में तो साड़ी खींचने से क्यों नग्न हो जाए, क्योंकि पहले एक ही वस्त्र का चलन था, कुछ अंदर होता ही नहीं था। तो इसलिए वो भगवान की फ़ोटो वगैरह सब बनाते तो उसको भी सिंगल पीस नहीं रखा था लड़की, तो वो अश्लीलता कहीं दिखती नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हमारे दिमाग की वो सिर्फ अपोजिशन को अपने साथ जोड़ना चाहता है, वो मना कर देता है मैं किसी बंधन में और नहीं जोड़ना चाहता हूँ संस्था से, इसलिए वो लोग इस चीज़ को फैलाते हैं। ये तो होता ही है, तो कला को दबाना या कुछ भी कहना। आप बोल दीजिए। On the last point that you touched on, so I was just thinking about this question कि आपने बोला ना कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो कॉपी है, तो so it seems to suggest कि अगर कुछ चीज़ कॉपी है, that is not worthy of being called art, in a sense, right? मगर there is also this philosophical thesis which says that novelty is an impossibility, कि कुछ भी नया नहीं बनता है, ठीक है, अब तो देख के बना रहे हो, so there was a muse and you were just copying, ठीक है। और रियलिटी का अपने, लेकिन जो अब मशीनीकरण जो भी आ रहा है डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किस हद तक इस्तेमाल होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। But see, without machine, I don't think you can create anything because you are using the paint brush, right? You are not उसका using your इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है ना, उसका अच्छा अगर मशीनीकरण से इम्प्रूवमेंट वहाँ पे तो मैं ये क्वेश्चन है कितने हद तक, कितने हद तक एक कोट आया था जब ये AI का चलन हुआ, लेडी का नाम तो मेरे क्लिक हो गया कि भाई AI जो है मेरे दूसरे काम करे, मेरे आर्ट वाले काम नहीं करे। अगर वही कर देगा तो क्या ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है क्या? ह्यूमन को तो ऐसा कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइन क्वालिटी मशीन एक जो कोर जो मैसेज है ना वो सबसे अच्छा ये है। खाली हम मूवी के ही संदर्भ में बात करें कि
राजा रवि वर्मा पूरी लाइफ में चेंजेस के लिए ओपन रहे। कोई भी चीज़, सबसे अच्छी बात जो सीखने वाली है ना, उनको पता है कि मेरे अंदर जो हुनर है वो तो कोई मशीन नहीं ले जा सकती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले जा सकती, वो मैं वापस क्रिएट कर दूँगा। तो जो इसमें कहा है, अगर हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं तो 4 बार उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ये छापा खाना में मैं बेच के चला जाऊँ, 4 बार ख्याल आता है। तो उनको परवाह नहीं है। गोवर्धन दास को परवाह हो सकती है, स्लाइसर जो जर्मन फ्रेंड था उसको परवाह हो सकती है, लेकिन उनको परवाह नहीं है। तो उन्होंने फाल्के को क्या कहा कि भाई जो बचे हुए रुपए हैं इसको प्रेस ये देगा तुझे, तो तू सिनेमा में लगाना, और जब देखते हैं तब तू भी सिनेमा में कुछ कर। उनको परवाह नहीं है कि सिनेमा होगा कोई चीज़। तो ओपन फॉर सजेशन और ओपन फॉर न्यू थिंग्स, उसमें मैं अपनी जगह कहाँ बनाऊंगा, वो टाइम बिल्ट है। And that is precisely what he was against. People in the society were not, keeping themselves open to the changes, right? Prone to new changes. Yeah. They just don't want to change. Yeah, right. And that's what we call orthodoxy. You have to put it in a specific term, you call it orthodoxy, right? अपना नजरिया बोल के भगवान है तो ऐसे कपड़े नहीं बनाना, एक अच्छी सी इमेज तो दी उन्होंने भगवान को। See again, whatever भगवान is, वो तो हम imagine भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वेदांत की definition से जाओगे, it's something that you can't even like bring to your tongue. You can't even talk about it. The moment you talk about it, it gets limited. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं it doesn't have a form, it doesn't have a shape, it doesn't even have a name, but at the same time it lives in everything, right? So it might sound very scandalous, but the floor that we are sitting on or just stepping on, that's also God. Because other than that, nothing actually exists in that sense. डेवलपमेंट को अच्छा है, पर मेन क्वेश्चन है यूज किस तरह होना चाहिए। यूज तो वही है, मिसयूज और यूज तो दोनों चीजें। मगर वहाँ पे थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी तो हुआ ना, तो रेवोल्यूशनराइज हुआ कि वो तो रिवॉल्यूशनरी थी कि प्रेस आया, एक नई चीज से घर घर तक एक चीज पहुंची है, जब इमेज पहुंची है, इमेज दी है, और लोगों को ये जो चीज विजुअलाइज होती है, जो चीज माइंड में रहती है, वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। एक रामायण और अगर किसी बच्चे को बिठा के गया पूरा पढ़ो तो सही संस्कृत के श्लोक को ना पढ़ पाए ना समझ पाए, लेकिन एक उनको पोर्ट्रेट फॉर्म में दे देंगे या कोई पिक्चराइजेशन फॉर्म में, तो वो बहुत जल्दी ईजी हो जाए। अभी माइथोलॉजी का वैसे भी मूवीज जो आ रही है बहुत चल रही है, चलन में। बाहुबली के बाद तो बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेंड आ गया कि माइथोलॉजी से बहुत मूवीज बनने लगी। इसका अलग एक पॉलिटिकल अंडरटोन है, द काइंड ऑफ सिनेरियो, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो दैट वी आर लिविंग इन, वहाँ पे वो हिंदुत्व का अलग ही एक मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। मगर सी अगेन द हिंदुइज्म दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, इट्स सो साइंटिफिक, ठीक है। वहाँ पे खजुराहो का स्कल्पचर भी वाज हिंदुइज्म, ठीक है, मगर दे कुड नॉट सी द आइज, राइट, सी विद द काइंड ऑफ आइज विद व्हिच दे कैन सी द सिविलिटी कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अभी जो आई डोंट टेक इट अदरवाइज आई डोंट रियली नो योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, मगर ये भाजपा का एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आप हिंदुइज्म के नाम में आप इकट्ठे करो लोगों को, एंड व्हाटएवर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटीज यू हैव आउट देयर, यू जस्ट लाइक किक देम आउट, ठीक है। मगर ऐसे नहीं, बट दिस इज नॉट हाउ सस्टेन इन द लॉन्ग रन। आप तीनों की मूवी देखी है, आप बताइए, आप विचार देखिए, हम सिर्फ सुनने के लिए मैंने बोला कि आइए पता चले कि क्या आज सुने हम लोग। आपसे मिला होगा, बिल्कुल बिल्कुल मोदी से मेरी कई मुलाकात हुई है। वर्ड कभी रंग रसिया का मीनिंग ये है जो अपनी लाइफ में रंगों से बहुत पैशनेट है, या लवर जो है पैशनेट, तो अब रवि वर्मा की लाइफ ही रंगों के साथ ही। आप कोई पॉइंट बोलना चाहें? जब मेरी पहली देखी हुई है, अभी तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन मेरे को 2-4 पॉइंट इसमें अच्छे लगे। एक तो सबसे पहली बार श्लील और अश्लील का पॉइंट जो है वो हिस्ट्री में पहली बार रेज किया गया और उसमें दिक्कत पहुँची। बाद में जो मंटो और इसमें चिंताएँ रख गई, इस तरह के आने, ये इस मायने में बड़ा इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, पिक्चर जब मैंने उस वक्त देखी थी तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ था, उतना मुझे मिला नहीं, तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और स्पेशली जो रवि वर्मा का जिसका रोल किया है, वो भी कुछ बीमार सा लगता है,
इट डजंट लुक लाइक रवि वर्मा। उसका कैरेक्टर हम जो एक इमेज बना के चलते हैं उसको वो कहीं कभी कभी एक पेंटर का होता है, एक स्टाइल होता है, हाँ। जैसे ब्रश चलाता है, तो उसमें तो ये मतलब वो कहीं वो लगता नहीं है कि टेक्नोलॉजी करें या कैसे भी करें, उसको सूट नहीं होगा। ये 2-3 एक मैंने इसमें पढ़ा था कि एक शाला करके एक नॉवल आया है, भोपाल जिस टाइप जॉब कर, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई है ये वर्मा की। मेरी इच्छा यही है कि मैं शाला पिक्चर देखूं, उसकी बहुत तारीफ, उसका अवार्ड शाला शाला पाठशाला से शाला है। इंग्लिश में भी मूवी बनी है रवि वर्मा तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है। और लोगों ने कहा है कि इसमें जो हम चाह रहे थे वो उसमें, क्योंकि स्पेशली क्या है कि इसमें कोर्ट सीन और बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा डायरेक्टर ने ध्यान दिया, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म थी। जबकि कलाकार को किसी इमेजिनेशन की हाँ। जरूरत नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके भी इमेजिन इमेजेस जैसे अभी रिसेंटली आप देखो उदयपुर फाइल्स की पिक्चर आई, वो बॉक्स ऑफिस पे धराशायी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसके जो प्रोड्यूसर है कोई जानी अमित जानी, वो सनातनी हिंदुओं को गालियाँ निकाल रहे हैं मतलब इतना ज़्यादा वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि तुम गाने कुछ नहीं काम के हो, ये हो, क्योंकि उनको 10 करोड़ का नुकसान हो गया। वो सोच रहे थे कि इस पिक्चर से बहुत कुछ कमा लेंगे। उनको लगता है कि हर मूवी कश्मीर फाइल्स की तरह सक्सेस, हाँ, क्या है कि जनता को लेकिन जनता ने देखी नहीं। वो कह रहे तुम सैयारा में जाके रोल लेते हो, वो अभी वार फिल्म आएगी वहाँ जाके वो पैसा दोगे, ये करो, वो बहुत अनशट बोला है। तो ये इसका एक कारण है कि बॉक्स ऑफिस को लेके जो एक फिल्म बना तो वो उस तरह चल नहीं पाए। बाहुबली कॉपी अगर बाहुबली कौन देखेगा भाषा को? दूसरा इसमें ये है कि इतने बड़े जो कलाकार होते हैं उनकी जीवनी होती है वो बड़ी मेलैंकोलिक, और इसका मेलैंकोलिक होने का मीनिंग भी यही है कि लाइफ जो है वो पूरी तो होती है, जीवन संपूर्ण नहीं होता। देखो तो उस वजह से रवि वर्मा की पेंटिंग्स में अश्लीलता और अश्लीलता के नाम पर जो विरोध है, हाँ, इसमें बड़ा कारण ये है कि जब नई चीज़ या नई बात कोई भी इंसान कहता है तो लोगों को वो डाइजेस्ट जैसे पहला सूफी संत था मंसूर ने कहा था अन मतलब नई खुदा या नई हाँ, नई ब्रह्म, तो उसको जिंदा जला दिया, है ना। ये हम ब्रह्मस्मी जो संस्कृत वाक्य है उसी के समानांतर है। तो हुआ क्या, मतलब किसी आदमी की चेतना उसकी जान ले सकती है। परिवर्तन भारत में जब ट्रेन की शुरुआत हुई तभी लोगों ने विरोध किया। नया कुछ भी होता है तो उसको विरोध तो झेलना होता है। वो रजनीश ने तो अपने आप को भगवान ही कहा। अकबर ने भी तो यही करा था वो सर, कहता था, उसको मैं तो सब भगवान बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते, उसको ड्रीम में आया, उसके पास पावर क्या था, उसके बाद सत्ता ही तो थी भाई, वही वाला यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पावर नहीं। जलालुद्दीन सत्ता में था तो यू हैव टू फॉलो करना, सीधा शासित था। मंसूर तो सूफी संत था, उसके बाद कुछ नहीं था। उसको उसको भी करा ही होगा लोगों ने। पहला मनी सूफी संत मैटर्स चाहे 90s हो 80s हो, आज भी वही है। It also depends on like whichever sort of realization this statement is coming from. आप बहुत pride के साथ भी ये बोल सकते हो कि मैं भगवान हूँ, आप humility के साथ भी बोल सकते हो, right? जो humility के साथ बोलते हैं, they are really realized, right? हमारे यहाँ लेकिन वैसे तो है like you should हमारे follow यहाँ the order of Shri Ramakrishna ना। हम ब्रह्मास्मि बोलता है ना, नेक्स्ट उसका वाक्य होता है तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही हो। You are also that, yeah. हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये दोनों लिंक हैं। अलग नहीं। रजनीश ने भी कहा है, हाँ, लोगों ने कहा आप भगवान कैसे लिखते हो अपने नाम के, वो आप भी भगवान, आप ही लिखो। तत्वमसि उसने यही कहा आप भी भगवान। तो हाँ, बाकी हमने ये पिक्चर हम दोनों साथ ही देखी थी, तो जो आरंभिक रिएक्शन है वो तो एक जैसे ही है, लेकिन अभी जब चर्चा के लिए मैंने दोबारा देखी तो मुझे लगा कि
एक बहुत बड़ी संभावना हो सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। कई बार क्या होता है कि फिल्म तो बेसिकली डायरेक्टर की होती है, लेकिन जो कमियां हैं वो कई बार कहानी, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर, तीनों में अगर कोई ऐसा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो पता लगा कि स्टोरी केतन मेहता, स्क्रिप्ट केतन मेहता और डायरेक्टर केतन मेहता। एक पर्सपेक्टिव पर बनी हुई है, तो उसके अलावा कोई तो अब बहुत सारे सवाल, अब बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि असीम एक चित्रकार के जीवन में समाज उसको व्यक्तिगत कितनी स्वतंत्रता देता है। ये क्वेश्चन कि फ्रीडम का लेवल क्या होना चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए, वो हमारी होना चाहिए नहीं, क्या है वो देता कितना। तो अब एक एक मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा। इसी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि केतन मेहता ने चरित्र चित्रण पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राजा रवि वर्मा को करीब करीब व्यभिचारी घोषित, मतलब सुगंधा का तो भूल जाइए, वो तो प्रेम, उसके पहले 10-10 औरतें उनके गिर रही, देखना तो वो। हाँ, केतन मेहता ने इतना, मेरे बहुत रिगार्ड है उनके प्रति, बहुत अच्छी कुछ बनी, लेकिन इस फिल्म में इन्होंने कुछ भी रिसर्च नहीं की, न तो कहानी लिखने के लिए की, न स्क्रिप्ट। मतलब हमें समझ नहीं आता है कि राजा रवि वर्मा का कैरेक्टर था क्या, किस तरह का व्यक्ति था वो। अगर ये किताब पढ़ के आएंगे तो ये बताएंगे, लेकिन इस फिल्म से हमें ये पता नहीं लगता कि उनका कैरेक्टर क्या है। आज भी हमारा समाज, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो कहानीकार हो, चाहे वो नॉवल लेखक हो, हमारा समाज ये थोड़ा बहुत मान के चलता है कि हाँ ये लोग थोड़े खुले विचारों के हैं और परमिशन है थोड़ा सा। विराट कपूर का अंदर जीतेगा और रुकता और धर्मेंद्र अपने में भी छोड़ के मम्मा और मतलब एक परमिशन आर्टिस्ट को हम पुराने जमाने से भी देखता है, लेकिन इसमें उसका अतिक्रमण, फिल्म में उसका अतिक्रमण। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन मार्क है वो ये कि इस फिल्म में एक बहुत बड़ी संभावना थी, कोलकाता भी अपने आया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कला के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए और क्या उसके सामाजिक सरोकार नहीं होने चाहिए। केतन मेहता ने इस बिंदु पर बिल्कुल भी इंटरनेट को खंगालने पर मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई मैं इंटरनेट को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानता, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये जैसे लोग कहते हैं ना थैंक यू से कोई सारा नहीं होता, लेकिन हमारे पास कभी भी। तो इसी तरह से आज भी हमारे पास इंटरनेट की पहचान है। वो ये कहता है कि राजा रवि वर्मा पर अश्लीलता का आरोप लगा नहीं था। उस पर सिर्फ एक आरोप था कि आपको देवी देवताओं की तस्वीरें बनाने का अधिकार किसने दिया। लेकिन चलो, अगर इस प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न भी अगर उन्होंने जोड़ा तो अच्छी तरह से तो जोड़ते,
और उसका कोई पूरा नक्शा तो सामने, वो नक्शा लाए नहीं। आप घूम रहे हो प्रश्न में कि देवी देवताओं का कैसे कर दिया, और वो जो रवि वर्मा जो उत्तर दे रहा है वो अजंता एलोरा और खजुराहो का अश्लीलता का उत्तर दे रहा है, और अंग्रेज जज है वो उसकी और दलील को मान रहा है। जबकि वो काल था जो कि विक्टोरियन मोरालिटी से ग्रस्त था। मतलब विक्टोरियन मोरालिटी ऑस्ट्रेलिटी के जितनी खिलाफ थी उतना शायद हिंदुस्तान था ही नहीं कभी, और हिंदुस्तान तो कभी रहा ही नहीं। वो सही है, हमारे मंदिरों पर इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं, हम तो लिंग की पूजा करते हैं। हमारा तो ये और योगी का भी पूजा करते हैं। हाँ हाँ, और कामाख्या में योगी की पूजा, और शिव के साथ ही है गलत। तो कुछ संस्कृति की बात तो जो उन्होंने कही वो ठीक है, और वो अंग्रेज जज ने उनको मान के ये कहा कि नहीं, कला को हम बांध नहीं सकते, और उनको बाहर बरी कर दिया। वास्तव में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने देवी देवताओं को मंदिरों से बांधा, और वो दृश्य सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ लोग उन तस्वीरों के सामने अपना सर झुकाता है। और एक जो महिला है कामिनी, हाँ, वो भी ये कह रही है कि हमने भगवान आप भगवान को, आप ही हमारे आप भगवान के मंदिरों को। और उसमें एक तस्वीर है शिव दरबार की, उसमें शिव के मूर्ति हैं, शिव दरबार की तस्वीर है, और वहाँ लोग अपनी श्रद्धा है। तो ये एक्चुअली ये जो उसका कंट्रीब्यूटर इसको हाईलाइट ये किया कि वो ये चाहता था कि उसकी कला आम लोगों में, लेकिन कौन सी कला? आज भी हमारे घरों में तो मूल चित्र कैलेंडरों में है, तो वो राजा रवि वर्मा के। वो जो शिवकाशी फैक्ट्री में जो बम बनते हैं उसके वो जो फोटो वही है, लक्ष्मी बम होता है। हाँ। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन को अलग ही देखिए, ये हम कह सकते हैं कि फिल्म में एक क्वेश्चन है वो। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है, सुगंधा का चरित्र चित्रण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ कहानियों पर बात करते हैं, और कहानियों में चरित्र चित्रण बहुत महत्व है। पहली बात तो ये मालूम पड़ी कि रियल लाइफ में कोई सुगंधा थी नहीं। वो केतन मेहता ने एक इमेजनरी एक क्रिएट किया, क्योंकि उनके जो मॉडल थे राजा रवि वर्मा के, वो बहुत कुलीन घरानों से थे, वो राज परिवार से थे, वो बहुत कुलीन। तो किसी को पता नहीं है कि उनके मॉडल कौन थे, लेकिन उन्होंने फिल्मकार ने थोड़ा अच्छी बात की, इमेजनरी बनाया। अब वो केतन मेहता क्या कहना चाहते हैं? वो पात्र खुद कह रही है कि मैं शाम से बात, मतलब वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि शी इज ए प्रोस्टिट्यूट, वो खुद ये कह। और आखिर में वो एक, देखिए चाहे कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति या महिला अगर इस बात को, तो एक एलिमेंट ऑफ बोल्डनेस उसके अंदर स्वाभाविक दिखता है, और वो बोल्डनेस वो दिखाती है जब वो न्यूड पेंटिंग के लिए तैयार होती है। वो बोल्डनेस कहाँ गई? वो आत्महत्या कर ली। वो मेल देखा तो फैंटेसी उन्होंने ज़्यादा दिखाया है मूवी को बनाने के लिए, ये एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है, एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन नहीं। तो अपन तो कंफ्यूज हो गए ना, देखने वाला तो कंफ्यूज हो गया। have to look at it
from the perspective of subaltern love. हाँ? Subaltern love, right? So the kind of, again, even if like Raja Ravi Verma had developed like genuine feelings for her, it wouldn't have been recognized by the society. So that might have caused the trouble in her side. अगर आप उसने वो पेंटिंग हाँ, जो म्यूट बनवाई अगर थी, आप उसके लिए उसके बनवाई थी। सुसाइड को बाहर किसी भी सर्कुलेट हो रूप गया था क्योंकि Circulate. गिव वी उसके सुसाइड को किसी भी रूप में जस्टिफाई करना चाहते हैं तो एक ही कारण हो सकता है कि वो वर्मा ये कह देता है कि तुम मेरी कल्पना के बाहर हो ही नहीं। so heartbreaking. मतलब I felt do not exist beyond my imagination. तो वो महिला उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो मेरी एक्सपीरियंस में। लेकिन अगेन ये बहुत ही सामान्य है, ये जो करेक्टर है वो बोल्ड फील नहीं दे सकता। मतलब इसमें कोई मेरा कहने में ताल नहीं। चलिए माय लास्ट पॉइंट, कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके सामाजिक सरोकार, इस पर अगर केतन मेहता ने कुछ रिसर्च की होती तो एक बहुत बड़ा सशक्त बयान ये फिल्म हो सकती थी। वो नहीं। आपको बताऊं, अभी 2025 तक हमने रेतमाती पर चर्चा की गीतांजलि श्री के उपन्यास पर। 2023, 24, 25 में ये हालात हैं कि गीतांजलि श्री को लिटरेरी फंक्शंस में अपना जाना बंद कर दिया, उस पर इतना आरोप लगे। मैंने अभी एक छोटा सा देख लिया तो मैंने भेजा भी है अपने ग्रुप में, पढ़ाया। मैंने एक ही लाइन लिखी है कि गीतांजलि श्री ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो बहस हुई है उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो नया चक्र। लेकिन आपको ध्यान होगा 2009 में सलमान रश्दी ने सैटेनिक वकील लिखी, उसके दोनों अनुवादकों की हत्या हुई। 2022 में सलमान रश्दी पर अटैक है और उसका एक हाथ और एक आंख भी वो जिंदा है, छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में मकबूल फिदा हुसैन ने सरस्वती के एक चित्र बनाया, राजा रवि वर्मा ने भी सरस्वती सब जो चित्र वर्मा ने बनाए राजा रवि वर्मा ने, तो उसमें तो टोटली कवर्ड। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन पर, हालांकि उन पर जानलेवा हमले नहीं हुए, लेकिन इतनी धमकियां मिली कि उनको ये देश छोड़ना पड़ा। आज वो कतर में है। हाँ बाहर है, हाँ, लेकिन वो भारत से बाहर है। वो जितना भी भारत से बाहर चले गए। जितने भी जिंदा रहे वो कतर में हाँ, कतर में, हाँ। उनका देहावसान ये बात अलग है, लेकिन यार तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असीम संभावनाएं थी कि जब आप एक आर्टिस्ट की लाइफ, और उसमें एक्चुअली सेंसर बोर्ड ने इनको बहुत दिनों तक रोका, क्योंकि इसमें एक दो इस प्रकार के सीन हैं जो हिंदुस्तान में कभी पहले आए ही नहीं। राज कपूर की फिल्मों में नहीं आए, इसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन है वो वुमन है। तो उस सब को देखते हुए कहानी के लिए और स्क्रिप्ट के लिए
रिसर्च का अभाव बहुत था और राजा रवि वर्मा का जीवन से कितना तालमेल है इसके बारे में तो जल में ज़्यादा बताएंगे। लेकिन एक न तो ये फिल्म आर्ट फिल्म बनी, न ये फिल्म को कलर सिनेमा बनी, न ये फिल्म को मेन स्ट्रीम से, ये टूटू का मुरब्बा। एक रिव्यूअर ने लिखा है कि इसका कोई संबंध नहीं है राजा रवि वर्मा से, इसका नाम है क्या रंग रसिया मीन्स द कलर्स ऑफ पैशन। ह्यूमन बीइंग्स में पैशन के क्या कलर हो सकते हैं, ये उसके बारे में देखो, उसके बारे में भी हालांकि इससे बचपन बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस तरह से पेंटिंग सीखी हुई एक्चुअल में दीवारों पे बना। फिल्म में जो पहला सीन बताया है वहाँ मामा आ रहे हैं और वो पाचन कहता है, वो सेवक का नाम पाचन है, वो हाथी नहीं है घोड़ा है हकीकत में। एक्चुअल में तो घोड़ा बनाता है वो, और दोनों मंगला और उसकी मंगला बहन है और दो और छोटे भाई और थे, एक तो गोदा वर्मा और एक राज वर्मा। राज वर्मा उसके साथ रहता है, गोदा वर्मा आगे जाके संगीतज्ञ बनता है, वो किलीमंजरो में ही रह जाता है। तो वो मामा ने उसको प्रोत्साहित किया था। पहली बात तो वहाँ ट्रिगर पॉइंट था, तो वो एक फिल्म में बता दे तो अच्छी बात थी कि भाई किसने प्रोत्साहित किया। और अब एक यहाँ पर एक मैं आपको हिस्ट्री का एक ट्रिविया दे देता हूँ कि जो किलीमंजरो है वो अस्तित्व में कैसे आया। तो 1728 में त्रावणकोर में हमला हुआ, बाहर की ताकतों द्वारा हमला किया गया। तब राजा को मदद के लिए एक राज वर्मा नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने वहाँ की रानी बच्चों को उस आतताई से बचाया। उसके बाद उन्होंने ज़मीन का कुछ भाग उसको उपहार स्वरूप भेंट किया और धीरे धीरे वो किलीमंजरो के रूप में बस गए। ये इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। और वो आगे जाके उसी की पीढ़ी से ही वो ये राज वर्मा आए जो उसके मामा हैं, और उससे फिर और उस समय एक और प्रथा थी जिसके बारे में मैंने भी बताया था। उस समय के काल में चाहे त्रावणकोर का ले लीजिए, तिरुवनंतपुरम का ले लीजिए या फिर किलीमंजरो का, शादी होने के बाद आपको दामाद बन के रहना होता था या घर जमाई कह दीजिए आपको, वहाँ की एक प्रथा थी। तो उस प्रथा को भी रवि वर्मा ने आगे जाके नहीं माना। पुरुतार्थी से उसकी शादी हुई। ये वहाँ त्रावणकोर के राजा की जो दूसरे भाई हैं, केरल वर्मा नाम था, केरल वर्मा की पत्नी थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की बहन थी मालविकापुरम की पुरुतार्थी से ब्याह हुआ, तो उसको कहा भाई मालविकापुरम तुमको ब्याह होने के बाद जाना पड़ेगा। तो वो थोड़े टाइम वहाँ रहे और वो कामिनी का उल्लेख वो सही है, कामिनी से वहीं मिलते हैं। वो पीछे के अहाते के पीछे जो कमरा होता है वहाँ साफ़ सफाई करती है। उसकी पत्नी कहती है मैं तो तुम्हारे लिए चित्र की मॉडल नहीं बनूंगी, तो वे कामिनी को तैयार करते हैं। कामिनी वहाँ साफ़ सफाई करने वाली एक दासी होती है। तो जैसे ही उसके चित्र बनाते हैं वो पूरा करती है, और वो एक दिन आके पर्दा लगा होता है, कपड़ा लगा होता है वो चित्रों के ऊपर, वो हटाती है, देखती है कि ये सारे चित्र कामिनी के हैं। तो वो नाराज़ होती है, तो वो कहती है कि भाई अब तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मुझे भी कुछ ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है यहाँ रहने की। तो फिर वो वापस किलीमंजरो आ जाते हैं। किलीमंजरो आने के बाद त्रावणकोर के जो राजा हैं तिरुवनंतपुरम के राजा से पहले भी वो मिल चुका था, क्योंकि मामा ने उसको मिलवाया था कि भाई इसको प्रशिक्षित कीजिए। आपके यहाँ ये राज चित्रकार है वो राधा स्वामी अयम नाइगर नाम था उसका, लेकिन वो उसकी और विचारों की सामंजस्य बैठी नहीं रवि वर्मा में। तो वो कुछ समय बाद वहाँ से आ जाता है, फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर वापस राजा को खबर पड़ती है कि इसकी शादी तो टूट गई है या फिर अभी शादी ठीक नहीं चल रही है, तो वापस उसको वहाँ बुलाते हैं। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम कल बात कर रहे थे, वहाँ उनके उस समय इतनी बड़ी किताबें पढ़ने की लाइब्रेरी, उसमें पेंटिंग का एक अलग सेक्शन, वहाँ पर यूरोपियन चित्रकला के बारे में स्टडी करता है यूरोप। और उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पर एक जो यूरोप से कई सारे चित्रकार भारत आते हैं उस समय, और दक्षिण भारत भी जाते थे कि भाई उनको 6 महीने यहाँ रुकेंगे तो इतना वो कमा लेंगे कि भाई आगे 6 महीने उनके बीत जाएंगे, सर्दी में वापस चले जाएंगे और अगले सीज़न में चले जाएंगे। तो एक
थियोडोर जेनसन आते हैं हॉलैंड से। तो वो राजा रानी वहाँ के बच्चों की पेंटिंग बनाने के लिए आते हैं त्रावणकोर के राजा के वहाँ। तो वो राजा प्रस्ताव रखते हैं कि जेनसन के पास कि आप इसको भी थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि इसमें शुरुआती हुनर तो है, आप थोड़ा एक्सपर्ट बना देंगे, थोड़ी स्किल सिखा देंगे तो और ये दक्ष हो जाएगा और पारंगत हो जाएगा अपनी इस विधा के अंदर। तो वो क्या देखता है कि वो जैसे ही वो पेंटिंग बना रहा होता है या रफ स्केच बना रहा होता है तो वो उसको स्केच से मतलब नहीं है, वो जो कलर पैलेट है, कलर पैलेट में वो कलर कैसे मिक्स कर रहा है, सिर्फ उसका ध्यान उसी पर है, क्योंकि वो सीखना चाहता है, उसको चित्र बनाना नहीं सीखना है, चित्र वो अपनी तरह से अपने हिसाब से ही बनाएगा। तो वो थियोडोर जेनसन देखता है कि भाई इसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो राजा वो कहता है कि इसको कल से आप मत भेजो मेरी रंगशाला में, क्योंकि इसको चित्र बनाने में तो मैं कैसे बना रहा हूँ कोई रुचि नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर ये सीखता है कि तेलीय चित्रों का, भारत में तेलीय चित्रों के प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार के रूप में भी रवि वर्मा को माना जाता है, जिन्होंने उसको प्रोफेशनल रूप से इस्तेमाल किया। तो ऑयल कलर्स का कैसे उपयोग किया जाता है वो उन्होंने थियोडोर जेनसन से सीखा। और वहाँ पर एक और चीज़ आती है कि एडोल्फ गुस्ताव और लू नाम के एक प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव के नाम से एक बुक लिखी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव में ये होता है कि आपने आप जैसे बैठे हो, आपका एक पर्सपेक्टिव लेके उसी को कैनवस पे उतारना। तो भारत में ये चित्रकला उस समय डेवलप नहीं हुई थी, तो उन्होंने यूरोपीय शैली से ये वापस सीखा। एक तो थियोडोर जेनसन से सीखा, फिर इससे सीखा, लेकिन अब उनमें भारतीय आख्यानों को लेकर या रामायण महाभारत को लेकर रुचि क्यों पैदा हुई, यहाँ पर एक सवाल आता है। तो उनकी माँ कथकली नृत्यांगना थी उमाम्बा, और जो संस्कृत की विद्वान भी थी, और पिता वेद पाठी थे, और पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र चित्रकार बने, लेकिन मामा के वहाँ रहते थे वो, क्योंकि उस समय का रिवाज था कि दामाद बन के आपको वहाँ रहना है, बहन के आपकी पत्नी के यहाँ। तो और वो रसूख वाले व्यक्ति हैं, उनकी संपदा भी खूब है। तो वो वेदों का पाठ करना, संस्कृत के बारे में उनका एक भाषा के रूप में उनकी समझ अच्छी विकसित होना, इसकी वजह से बचपन से ही रामायण महाभारत के प्रति, पूजा पाठ के प्रति उनकी बहुत समझ भी थी, नियम से करते भी थे। और अगर उनके जीवन के बारे में किताब पढ़ोगे, कोई व्यसन नहीं, कोई नशा नहीं, कोई शराब नहीं, इतने डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे वो। हाँ, अब हम आते हैं कि उसकी रंगशाला जो छापाखाना खुला है उनका, वो कैसे खुला है। छापाखाना में 50,000 रुपये तो दिए बड़ौदा के वो माधव राज ने, जो उनके दीवान थे, 50,000। बाकी की राशि, शेष राशि कहाँ से ली जाए। तो बम्बई में गोवर्धन दास नाम के एक सेठ थे, जो फिल्म में बताया परेश रावल ने जो कैरेक्टर प्ले किया, कुछ राशि उन्होंने दी। और उसी टाइम जो फिल्म में जो नकली नोट का एक सीन बताया गया है कि वो जुआ खेलने जाते हैं, गैम्बलिंग करने, और उनको एक आदमी मिलता है। तो रियल लाइफ में जर्मन से आया स्लाइसर नाम का एक आदमी मिलता है जो लिथोग्राफी के बारे में जानता है। तो वो उनकी दोस्ती उससे होती है, और वो अपने साथ पार्टनरशिप करने या काम करने के बारे में रवि वर्मा उसको ऑफर देते हैं। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं, बार बार आपको पता चलेगा कि वो बार बार किलीमनूर जाने की बात कहते हैं, और बार बार कहते हैं कि छापाखाना मुझे नहीं चला। उनको बहुत ज़्यादा कुछ ख्याति से शौक़ नहीं था, लेकिन ख्याति उनके जीवन में आ रही थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो फिल्म में थोड़े अच्छे से नहीं बताई गई है, जो कामिनी का चित्र उन्होंने बनाया था। कामिनी तो वही थी, पुरुथार्थी की दासी थी मालविकापुरम में। तो जब मद्रास में एक चित्रों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिता निकलती है उस समय, तो वो कामिनी का चित्र वहाँ भेजा जाता है। कामिनी का चित्र भेजने के बाद प्रथम पुरस्कार उस कामिनी को मिलता है। तो वहाँ पर दो घटना होती है। एक तो नायर स्त्री का प्रथम चित्र लोगों ने देखा था, जबकि नायर स्त्री को किसी पुरुष के सामने आना भी वर्जित था वहाँ के समाज में उस समय। दूसरी घटना ये होती है कि उसके बाद जो त्रावणकोर के राजा होते हैं वो उनको राजा की उपाधि देते हैं, यहाँ से राजा जुड़ता है उनके बाद।
राजा रवि वर्मा, उससे पहले तो रावण रवि को वर्मा उनकी उपाधि राजा नहीं है, लॉर्ड कर्जन देते हैं। नहीं, ये भी ये है वर्जन आता है। लॉर्ड कर्जन देता है जनरल की जो बायोग्राफी है हाँ, उसमें, क्योंकि कहीं पे मूवी में तो यहाँ टावर नहीं फोड़ नहीं, का उस राजा बुक में है, रंजीत वर्मा की बुक में भी वो है। थोड़ा उपन्यास फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने ये भी पढ़ा अच्छा। है क्योंकि रंजीत देसाई ने कुछ उपन्यास फॉर्म में भी उसकी चीजें डाली है। जैसे एनसीईआरटी की जो मैंने बुक डाली है उसमें भी मैंने पढ़ा था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इनको जब केसरे वो उपाधि ली, केसरे उसके हिंद। साथ राजा की उपाधि इनको मिली, वहाँ पे इनको मिली। गूगल जब में भी देखने मूवी का में तो भी उस ये राजा ने दी थी। और दूसरी बात के 58 साल की आयु में उनकी मृत्यु क्यों हुई? वो कोई कोर्ट केस से या सुगंधा से या कोई आर्थिक बोझ से परेशान नहीं थे। वो परेशान थे अपनी परिवार से, उन्हें अथाह लगाव था, किलीमा नूर से उन्हें अथाह लगाव था। गोदा वर्मा की मृत्यु होती है उनके जाने 1906 में वो गए इस दुनिया से। 4 साल पहले गोदा वर्मा की मृत्यु होती है, कोई उनको रोग हो गया था। उसके 1.5 साल बाद राज वर्मा को ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर होने का मद्रास में इलाज करवाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर उनका मधुमेह बढ़ता है। मधुमेह बढ़ने के बाद उनको एक फोड़ा भी होता है। फोड़ा का ऑपरेशन होता है, लेकिन वो फोड़ा कई उनके और अन्य बीमारियां पैदा करता रहता है और वो 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले एक जगह और उल्लेख आया है किताब में कि 57 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार के सामने घोषणा की थी, अगर मैं जीवित रहा 60 वर्ष का मैंने जीवन पाया या देखा तो कोट्टाइलम त्रावणकोर के पास एक जगह है, वहाँ आश्रम बनाऊंगा और मेरी मृत्यु के बाद भी मुझे वहीं ले जाया जाए। तो वहाँ तक सोच चुके थे कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, ना चित्र बनाना, ना परिवार के साथ रहना है और ना कोई यश उपाधि और कोई प्राप्त करनी है। तो ये, और वाकई में जब उनका अंतिम समय आया तो उसके बाद आश्रम में एक आयोजन भी किया गया और उन्होंने अंतिम समय आने से पहले कहा, ये भी उनको आभास था कि मेरी अंतिम समय बड़ी नज़दीक आ गई है, तो मुझे धरती पर ले लिया जाए। तो धरती पर लेके उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और फिर अपने प्राण त्यागे। तो इतना व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला, नियम को पालन करने वाला व्यक्ति था, जो फिल्म में बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी लेना। मैंने ये एनसीईआरटी में मैंने इसमें काफी फैक्ट्स रही हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। राजा नहीं, मैं तो एक छोटी सी मैंने इस पिक्चर नहीं ज़्यादा नहीं, मैंने इस पिक्चर को देखना शुरू किया था, एक चौथाई के बाद मैंने पिक्चर बंद कर दी क्योंकि मुझे पिक्चर पसंद आई ही नहीं। उसके बाद मैं सोचा दोबारा देखूंगा, पर दोबारा मैं नहीं देख पाया, है ना, क्योंकि जो एक्चुअली मैं राजा रवि वर्मा का जो रोल कर रहा था, जैसे कि मैंने सुना है कि मुगले आजम में जब पृथ्वीराज कपूर ने रोल किया था तो कई दिनों तक अभ्यास करते रहे। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने दिन हो गए अभी तक, तो उसका अकबर मेरी आत्मा में नहीं आया है, तो आएगा तब मैं उसको आगे मतलब कि और मुझे उसमें कहीं राजा रवि वर्मा की अच्छी झलक भी नहीं दिखाई दी, फिर इसलिए मैंने मुझे पिक्चर नहीं देखी, शायद एक कारण ये भी रहा। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ इसी से राजा रवि वर्मा के बारे में। अभी बात आई है कि वो बहुत पूजा पाठी थे और वेदों को पढ़ते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, मतलब कि दुनिया का सबसे पुराना किताब मानी जाती है, ऋग्वेद माना जाता है। उसमें एक उर्वशी और पुरूरवा की कथा आती है, एक यदि आप लोगों को ध्यान में पढ़ा हो आपने, कथा आती है। उस कथा, उस दोनों के चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनाया पहली बार, पुरूरवा और उर्वशी को बनाया। तो आपको ध्यान होगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर ने एक काव्य लिखा है, उर्वशी के नाम से ही है, मतलब है ना, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो वो चित्र बहुत ही मतलब कि वो कहते हैं कि बहुत मार्मिक और भावात्मक चित्र माना जाता है, कि बिल्कुल जैसे कि उर्वशी खड़ी हो और पुरूरवा के साथ, ये बहुत मतलब कि कई जगह उल्लेख आया है। उस चित्र को कभी देखने का मौका मिले तो आप अवश्य देखिएगा, जो राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ मतलब पौराणिक फॉर्म में फर्स्ट चित्र तो उन्होंने कालिदास का जो शकुंतलम था, शकुंतला जो पत्र लिख रही है, ये वाली पिक्चर जिन्होंने इंग्लिश वर्जन लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम का जो इंग्लिश वर्जन सर मोनियार विलियम्स ने लिखा था। उन्होंने अपना कवर पेज, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपना कवर पेज इनसे परमिशन लेके किया। पौराणिक फॉर्म में उनका कहते हैं कि पत्र लिख रही है, इस बुक में इनके सारे रेलवे ने भी इवन टिकट्स निकाले थे इनके पिक्चर्स में। साहब ने ये जो पॉइंट बताया है, ये पिक्चर में भी
आया है। पुरु वाला ये वाला फिर हाँ, पिक्चर में है। और इसको एक दृष्टि से थोड़ा सा जस्टिफाई करता है कि उर्वशी का जो वादा था कि वो वापस देवलोक कब जाएगी, कि वो दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लेंगे जब वो चली गए, ये उतना। तो इस पिक्चर में ये सीन है और वो थोड़ा सा जस्टिफाई करता है उसको सुगंधा की सुसाइड, कि वो इट हैपन्स लाइक दैट। उनके पहले पेंटर थे जिनको वियना आर्ट एग्जीबिशन में भी इंडियन फर्स्ट मेकर को अवार्ड मिला था, ये नायर पेंटिंग करते। तो ये देखिए अपनी माइथोलॉजी में तो कैसी कैसी और कहानी। इनके नाम पे तो हमारे सैटेलाइट का भी तो नाम रखा हुआ है, सेलेस्टियल Smoothing बॉडी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक और मतलब किया। खाली अगर इस थीम को लेकर अगर डेवलप करते हाँ तो दो चीजें तो बहुत इजी थी। ये थीम था, प्लस जो कलाकार की जो स्वतंत्रता होती है वो किस सीमा तक होती है, कितनी होनी चाहिए, समाज का विरोध करता है। ये तो हॉलीवुड में हुआ है वैसे, भी हो रहा है। और उनके साथ हुआ कितना हुआ अपने को पता नहीं है, क्योंकि राजा रवि वर्मा के बारे में आप लोगों ने इतना चर्चा की है तो अपन जानने को, लेकिन आप India's got taken शर्मा का कोई नहीं पेंटिंग्स तो 3 तरह की पेंटिंग्स बनाई थी इन्होंने। रॉयल फैमिली से रिलेटेड, आम पीपल्स की उन्हें की और धर्म से जुड़ी। इनके एक मराठी लेडी की पेंटिंग भी बहुत फेमस है, जिसमें वो एक बास्केट लिए हुए हैं फ्रूट्स का, महाराष्ट्रियन लेडी की, उसकी भी इनकी पेंटिंग बड़ी फेमस है। बाकी तो महाभारत का दमयंती और कंस वाला है। और टैगोर साहब ने भी कोट किया था, इन माय चाइल्डहुड व्हेन रवि वर्मा's age arrived in Bengal, reproductions of European painting on the walls were promptly replaced with allographs of his work. उस टाइम यूरोपियन पेंटिंग इतना हुई और जब ये आए तो इन्होंने अपना यूरोपियन पेंटिंग से ये जरूर इफेक्ट प्रभाव पड़ा, लेकिन इन्होंने इंडियन फॉर्म दिया उसको ऑयल अब पेंटिंग। टैगोर का बोला है तो बहुत लंबे टाइम तक शांति निकेतन में लिथोग्राफी सिखाई है, स्टिल इट एग्जिस्ट और नॉट, आई हैव नो आइडिया, डिपार्टमेंट है वहाँ पे है ना लिथोग्राफी, क्योंकि लिथोग्राफी आउटडेटेड हो गया है, बहुत मेहनत लगती है लिथोग्राफी। आगे आपको कलर प्रिंटिंग बहुत आगे बढ़ गई। नहीं नहीं, क्या है कि वो केमिकल होते हैं ना, उससे आंखें जलती है। 4 कलर प्रिंटिंग, 12 कलर प्रिंटिंग, नाउ इट इज 156 कलर। सर मैं एक पॉइंट बताना कि जो भी मुद्दा है जो कैरेक्टर ये तो वो मेरा आपकी आत्मा में जो कैरेक्टर आए हुए रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा अटल बिहारी वाजपेयी पर एक मूवी आई जिसमें उनका कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया। हाँ, जिसको देख करके कहीं से लगता ही नहीं है कि वो अटल जी को प्ले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अटल जी का वो पंकज त्रिपाठी करण कर रहा है। मैं अटल कैरिकेचर वो मतलब पूरी तरह से अटल जी को हमने बोलते हुए सुना है, उसके बाद में ये लगता है कि वो कॉपी करने का हंसी आती है, उसको सीरियस हम ले नहीं पाते। बहुत सिंह वाली मूवी के साथ में कंपेयर करी, बहुत अजीब सा तरीके से उन्होंने प्ले किया है। सिर्फ गांधी मूवी का उसमें मुझे तो लगता है कि अगर किसी की कैरेक्टर पे मूवी बना रहे हो ना, तो मतलब उसकी तरह से मत करो, आप बस ये दिखा रहे हैं कि वो बंदा है या अटल जी है, लेकिन आप डिस्टॉर्शन हाँ मतलब रोल प्ले करो तो उसकी जैसे शक्लें मिलाने की। पंकज बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ, तो कहीं न कहीं इसमें ये चांस दिया जाना चाहिए कि बिल्कुल एक नए आर्टिस्ट को लेकर, नए आर्टिस्ट को जैसे एक मूवी आई थी मुंबई प्यार का टाइम, उसमें जिसने प्रसाद का रोल प्ले किया उसको हमने वापस नहीं भी देखा, लेकिन उसको देख कर ये लगता है कि यही शायद प्रसाद है ना। तो जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक आप मैसेज नहीं दे पाओगे कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। नहीं, वो डायरेक्टर के ऊपर है। आप जो बात करें जैसे सरदार उद्यम सुजीत सरकार की है, तो वन ऑफ द ऑथेंटिक बायोपिक जो रिसेंट टाइम्स में है केवल वही है। ये कैरेक्टर जैसे प्ले कर रहे हैं महादेव वाला सीरियल आता था उसमें मोहित रैना ने जो प्ले करा है, तो उसकी एक इमेज अब मैं शिव जी के बारे में करती हूँ, कुछ भी सोचती पढ़ती तो मेरे को मोहित रैना वाला ही इमेज आता है एग्जैक्टली, मतलब ऐसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग महादेव का जो नाम आना तो वही चेहरा, वो चेहरा है। This is also like an interesting point to अभी know. जो महाभारत, अभी जो रामायण आ रही है इसमें भी उन्हीं को लिया उसमें भी यही था, उसको वो शकुनी बना दिया, उसको ये पता नहीं क्या दिखा रहे एक्चुअली और जवाई इनके का रियल लाइफ में तो ना इन तो उन्होंने राजा के बेटे को साफ मना कर दिया था। कोर्ट में पूरा एक फंक्शन चल रहा होता है, तो रावण कोर्ट का राजा
बेटा रहता है इनको कि थोड़ी सी पीट हो गई तो ये कि मेरे अगेंस्ट है, ये मैं चीज़ नहीं करता हूँ, तो वो अपने अभिमान पे ले लेता है। और जब उनकी डेथ होती है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको सहयोग भी नहीं करते। जब मूवी में तो हर जगह लिंक कर रहे हैं राजा रवि वर्मा। तो फरा मैं तुम्हारे बेटा से इतनी उम्मीद नहीं थी, बेटा से उम्मीद थी कि काफी अच्छा बनाएगा, लेकिन तुम्हारे सवाल पर मैं अपना विचार व्यक्त करूं। हमारा सवाल है कि आर्ट फॉर्म को टेक्नोलॉजी के द्वारा कॉपी करना और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना कहाँ तक है? अब इस सवाल को मैं ऐसे समझूंगा कि क्या कलाकार को, लेखक को समृद्ध नहीं होना चाहिए? एक आपको मालूम है, ये हालांकि इत्तेफाक है, निजाम साहब करीब करीब साहित्य जो फेस्टिवल होते हैं वहाँ नहीं गए। तो हमने पूछा था एक बार, आप क्यों नहीं जाते थे? मैं, लेकिन मालूम पड़ा कि एक्चुअली साहित्यिक फेस्टिवल वालों ने उनको बुलाना बंद क्यों कर दिया कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि जितने लेखक हैं वो तो स्कूटर पे आ रहे हैं, जो प्रकाशक हैं वो कारों में आ रहे हैं, ऑडी कारों। लेखक हैं जो साइडों पे स्कूटर पे आ रहे हैं, और आपके जो पब्लिक है कारों में आ रहे हैं। तो उसके बाद जो फेस्टिवल हुए हैं उनको बुला। इसी तरह से राजेंद्र बोड़ा ने भी एक बड़ा खतरनाक देख रखा है ग्रुप में। ये जो फेस्टिवल हैं इनकी क्या, इनकी पॉलिटिक्स क्या है। तो ये जो बदलाव जो इंग्लिश कहते हैं ना, यू आर ओपन टू चेंजेस, ये बदलाव स्वागत योग्य होने का है। देखिए, ओरिजिनल का मूल्य कभी कम नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग ओरिजिनल ही रहेगी, राजा रवि वर्मा की ओरिजिनल पेंटिंग होगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की मदद से राजा रवि वर्मा की व्यक्तिगत जिंदगी खुशहाल हो सकती है तो अच्छी बात नहीं। आप टीचिंग में हो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और अपने ज़माने में एक वाक़ई एक मजाक करता था। किसी ज़माने में एक गरीब शिक्षक रहता तो लोग कहते ये एक ही वर्ड में दो बार क्यों, गरीब और शिक्षक की एक ही बात है। इसको पुनरावृत्ति दोष माना गया व्याकरण के हिसाब से। अंग्रेजी में सूरत है रिडंडेंट, या गरीब को या शिक्षक को एक। तो अब हमें इस युग में हमें ये धारणा तोड़, और ये धारणा तोड़ी सरस्वती को रखने में एलन इंस्टीट्यूट को देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखो, यार मल्टी मिलियनर। तो नॉट बैड, मतलब मैं एक्चुअली तुम्हारा कोई अगर बैरियर टूटता है कि नहीं है, मैं उम्मीद को तोड़ होते हैं कि हम लोगों को बैरियर हमारे ब्लॉकेज है, इन ब्लॉकेज का हमें थोड़ा ठीक हो। कुछ जगह पर टेक्नोलॉजी ने कमाड़ा भी किया है, जैसे वो जापान की आर्ट की गिबली आर्ट, गिबली आर्ट वो लोग हाथ से बनाते थे, उनको महीनों लगते थे बनाने में। वो एआई ने ऐसा किया जिस लोगों ने उसको फ्री में बना करके एक महीने में ऐसा किया कि वो पूरी दुनिया से गायब है। अब जापान वालों के पास कोई नहीं जा रहा वो गिबली पेंटिंग, थोड़ा ये भी हुआ है ना। और आप एआई में आप कोई भी, जैसे आप गज़ल लिखते हो तो शेर लिख करके एआई को दे दो, ये बहर है, ये तरीफ है, ये काफिया है, ये ख्याल है, अब इसको आगे बढ़ाओ तो आपके लिए 20 शेर लिख देगा, ऐसे लिख देगा जैसे आप कुछ सोच नहीं सकते। ये भी एक स्टोरी थी, अभी हम क्लास मैंने एक आर्टिकल लिखा था लास्ट ईयर गर्मियों के टाइम में। अभी हम त्रस्त हैं और हमको लगता है कि बारिश शुरू होगी तो हम पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से शिकार, जैसी अच्छी बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, हमको लगेगा कि यार ठीक है, तो पेड़ वाला मामला फिर अगले साल मई तक निकल जाए।
नहीं हमारे साथ एक त्रुटि है। ये आर्टिकल वापस फेसबुक पर 1 साल बाद मेरे सामने वापस आया कि वो कि आपने पिछले साल ये लिखा था। मैंने उसको कॉपी किया और एआई को दिया। मैंने कहा यार ये मैंने लिखा तो था, मुझे लगा है इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा इसके जितने वर्ड्स है उसको डबल कर, और उसने उस आर्टिकल को इतना शानदार कर दिया, कुछ और फैक्ट डाल दिए, कुछ मेरे फैक्ट जो गलत थे, कुछ परसेंटेज में मैंने चीज़ें लिखी थी ना, उसको भी ठीक कर दिया और रेफरेंस डाल दिए, नीचे लिंक उसने पोस्ट कर दिए कि आपकी लिखी हुई बातों में ये त्रुटियाँ हैं, आज की ये कंडीशन है, और उसने आर्टिकल ऐसा कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो मेरी ही बात को इसने आगे बढ़ाया और ज़्यादा सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया, तो यहाँ थोड़ा सा डर लगता है। एक मेरी नहीं, अब ये बताओ आप एआई की तारीफ कर रहे हो बुराई? मैं एक तरह से तो तारीफ ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एआई मेरी ओरिजिनलिटी को खत्म कर देगा या मेरी ओरिजिनलिटी के बराबर आके खड़ा होने में सक्षम है। देखिए तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तो मेरे पास बैठा है एक बात क्रिएटिविटी की लिस्ट में तो भाई साहब, एक बात हो, आज हम कह रहे हैं बच्चे मोबाइल देखते हैं, अभी मोबाइल देखते हैं, नहीं थे पिक्चर देखते थे, टीवी देखते थे, चित्रकथाएँ कुछ ना कुछ देखते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एआई की बात की, जैसे कहता है कि एआई ने रचनात्मक का सब खराब कर दिया। जैसे कोई एक शेर दे दिया तो उसको ये भी बता दें कि ये नदी है, ये काफिया है, ये लहर है, ये भी ट्राई करके देख लिया। वो हमेशा अगर इस बैर में बोलेंगे फलानी बैर में आपको लिख के देना है, तो वो तीसरे से मतलब जो बैर नहीं होगी, जो हमारे जो उर्दू शायरी में 32 बैर है, वो एक नई बैर ईजाद कर लिख के देगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो वो लगेगा कि ये बैर है, जो समझते हैं वो पता है कि बैर नहीं है। तो ऐसे जो समझने वाले हैं उनको तो पता चलेगा कि एआई क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक बार जॉन एरिया का कोई मिसरा एआई में दिया, मैंने उनको बोला कि ये नदी में ये काफिया और एक बैर की जाने वाली, उसने एक नई बैर ईजाद की जो उर्दू में मान्य नहीं है। वो एआई भी गलती करता है, ऐसा नहीं है गलती नहीं है, गलती करता है। देखिए एक बात मैं आप लोगों से सहमत हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोड टेक्नोलॉजी के पास ही। अभी मैंने इस बात पे मेरी 7 एडिटेड बुक्स एडिटेड कर मेरे एक मित्र से सहयोग से आगे, तो उसके पब्लिशर को जब हमने आर्टिकल भेजे तो उसने आउट ऑफ 100 40 आर्टिकल्स को ये कहकर लौटा दिया, दीज आर एआई जनरेटेड। टेक्नोलॉजी सब पकड़ लेती है, बात नहीं है, पकड़ तो लेती है। हाँ। इसका भी वो है कि चेक करते हो इसमें कितना परसेंटेज एआई का लिखा हुआ है, हाँ तो वो तो एआई को चेक करके बता दे कि ये सारा एआई से है। हाँ, लेकिन पकड़ा तो अच्छा जाए। हाँ, मैं भी कह रही हूँ, मैं सामने कितना आसान हो गया। नहीं गाना तो हो ही आपका पहले प्लेजरिज्म था, प्लेजरिज्म पकड़ के आ गया, फिर लोगों ने टूल बना दिए कि प्लेजरिज्म पकड़ में नहीं आए, ऐसे टूल बना, वो भी उसका भी कोड निकला, यही का भी कोड है, तो यही खुद ही पकड़ के बता देती। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कहा वो शेर लिख देता है, गजल लिख देता है, कहानी, लेकिन अभी तक कहानी नहीं लिख पाया पूरी दुनिया। मैंने नहीं सुना कि ये लिखा लिखा बहुत सीख रहा है। नहीं आप मुझे कहानी मतलब ऐसे इस तरह का इनके वाली कहानी, लेकिन कहानी मॉडर्न को शॉर्ट ऐसे स्टोरी पिक्चर बना दिया। राइटर का खेल खत्म हो रहा है। The first one came out in 1990. शॉर्ट स्टोरी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है, मतलब आज अभी तक किसी कंप्यूटर जनित कहानी को कोई चर्चा नहीं सुनी कि इस तरह के लोगों ने उसी टक्कर की कहानी लिखी है। बहुत अच्छे इसके ऊपर भी अवार्ड्स मिलते हैं नहीं, लिटरेचर के ऊपर। मैं इन दिनों You just have to give the necessary prompts. नहीं आप मुझे बताइएगा कोई भी ऐसी कहानी साहित्यिक कहानी है मुझे बताइए जो एआई की लिखी है। इन दिनों उस पर साहब CHI26 करके कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 26 में, उसमें AI इज बीइंग एक्सेप्टेड एज ए को-ऑथर। मैं इन दिनों एआई के साथ में थोड़े छोटे एक्सपेरिमेंट जो आपकी बात से लग रहा है, मैं क्या करता हूँ उसको 3 कैरेक्टर देता हूँ, ये है और इन लोगों की लाइफ में ये है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इनके नाम है और इनकी लाइफ में ये चल रहा है। हाँ, और इनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी डाल उसको लिख करके मैं एंटर मारता हूँ। अब उसमें टाइम उसको लग रहा है कि तो आपके सामने लाइन टू लाइन टाइप कर रहा है, उसने उसका कंक्लूजन मेरे एंटर करते ही निकाल तो नीचे एक टाइम लिखा हुआ आएगा तो मुझे ये टाइप करने में 26 सेकंड लगे। मैं
उसका उतनी ही उसमें डिले है, प्रोसेसिंग में डिले। इवन मैं फोटो एक पन्ने पर मैं लिख करूँ, हाथ से लिख करके उसमें फोटो खींच कर डाल दूँ, बता देगा कि तुम्हारे इस पन्ने में हिंदी भाषा में ये लिखा हुआ है और मैं इस पर काम करूँ। मैं क्या है कि रिसेंटली हमने एक मंच शुरू किया जहाँ पर हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार को युवाओं के साथ में बिठाते हैं, युवाओं की कुछ रचनाएं जो सुनाना चाहते हैं वो सुनाते हैं, फिर हम